हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता जियोग्राफी की इस क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सौर मंडल स्टार्ट किया था, सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो सूर्य होता है हमारे सोलर सिस्टम का राजा होता है। क्यों होता है राजा? क्योंकि 99.9% जो पार्ट होता है सौर मंडल का वो सूर्य में समाहित होता है। अब जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं वही तो कंपनी का मालिक कहलाएगा ना। उसी तरह से सूर्य के पास ज़्यादा शेयर्स है सौर मंडल के, तो सौर मंडल का राजा कौन कहलाया? सूर्य कहलाया। हमने लास्ट लेक्चर में सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य की बाह्य संरचना के बारे में, मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है ना, तो पहले जाके देखिए उसको। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सौरमंडल का, और उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे नियम भी बताए हैं, बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में भी बताया है कि कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं। मैंने आपको जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया, मैंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया। तो आप प्लीज़ जाइए वो लेक्चर देखिए, फिर इसके बाद ये लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट वो लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिवीजन करा देते, इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था सूर्य के सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोर बोला जाता है। मैंने इसमें यह भी बताया था आप लोगों को कि जो सूर्य का जो अंदर का जो भाग होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ तापमान तो सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक तापमान होगा तो मैंने एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया था कि सूर्य का सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होता है? कोर में होता है। और वो कितना होता है? सूर्य का सबसे अधिक तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये ना पूछते वो पूछ ले आपसे कि कितना मिलियन होता है, तो कितना मिलियन होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितना लाख होते हैं? तो 10 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य का तापमान कितने लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्या करना है अपने को? जितने भी मिलियन होते हैं उसके आगे क्या कर देना है? एक शून्य लगा देना है, एक जीरो लगा देना है। तो कितने हो गए? ये लाख में हो गया। कितने लाख हो गया? 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो तीनों तरह से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि सूर्य का तापमान कितना होता है आंतरिक भाग में। सूर्य के कोर में तापमान कितना होता है उसका? कोर में कितना तापमान होता है? कोर में तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वो आपसे पूछ ले कितना मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वो लाख में पूछ ले तो कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बता देंगे आप लोग। अच्छा, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था सूर्य के जो आंतरिक संरचना में हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं विकिरण मंडल। विकिरण मंडल जिसको हमने बोला था, उसको हमने बोला था विकिरण मंडल या रेडिएशन जोन के नाम से हमने जाना था। जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जितनी भी विकिरणें उत्पन्न होती, जितना भी प्रकाश उत्पन्न होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? विकिरण मंडल से उत्पन्न होता है। यहाँ से हमें गामा किरणें प्राप्त होती है, गामा रेज निकलती है, यहाँ पे एक्स रेज निकलते हो, यहाँ से फोटोन भी निकलते हैं जिसको हम प्रकाश के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होता है। तीसरा पार्ट मैंने बताया था, इसको बोला गया था हमने संवहन मंडल या कॉन्वेक्टिव जोन। यहाँ से परमाणु के तूफान उठना चालू हो जाते हैं। परमाणु के तूफान उठ के पृथ्वी तक पहुँच जाते हैं, जिनको हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे देखते हैं। अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जाइए पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, सौर मंडल का पार्ट 1 देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सन। सन की बाह्य संरचना के बारे में। जो हमारा सूर्य है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक भाग को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अंदर का पार्ट कैसे देख पाएंगे। लेकिन सूर्य के बाह्य भाग को तो हम देख सकते हैं। आप निकलिए घर से बाहर, छत पे जाइए और देखिए सूर्य के ऐसे आंखों से, तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। तो जो सूर्य का दीप्तमान सतह, जलती हुई जो सतह हमें दिखाई देती है, उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल बोला जाता है।
अगर इंग्लिश में इसको देखें हम क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर के नाम से, फोटोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। प्रकाश मंडल को क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर बोला जाता है, प्रकाश मंडल। एक क्वेश्चन हो रहा है, सर सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो जो सूर्य होता है उसकी ऊपरी सतह के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, सूर्य के तापमान से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के कोर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? कितना होता है? मैंने बताया था 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो सन स्पॉट्स होते हैं, सौर कलंक होते हैं, उनका तापमान कितना होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका होता है ये तापमान? सौर कलंक का होता है या फिर सोलर स्पॉट्स का होता है। सूर्य के जो काले धब्बे पाए जाते हैं ना सूर्य पे, उसको बोला जाता है सोलर स्पॉट्स। उसका तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया। अब क्या होता है, जब फोटोस्फीयर से जब सूर्य की ज्वालाएं निकलती है, सूर्य की अग्नि निकलती है, प्रकाशमान होता है, लेकिन फोटोस्फीयर के आसपास या फिर सूर्य के जो आसपास होता है, जो वायुमंडल पाया जाता है। सर सूर्य पे कौन सा वायुमंडल पाया जाता है? भैया पाया जाता है। क्यों? सूर्य में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, कुछ 2-3% दूसरी गैसें भी होती है। तो वो क्या है? वायु के रूप में तो होती होगी। तो सूर्य के आसपास भी एक वायुमंडल पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? एक वायुमंडल पाया जाता है। वो जो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो क्षेत्र हमें क्या होता है? दीप्तमान दिखाई नहीं देता, जलता हुआ दिखाई नहीं देता। अब जलता हुआ दिखाई नहीं देता, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोला जाता है। वर्णमंडल बोला जाता है। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो हम क्या बोलेंगे? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोस्फेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोस्फेयर क्या है या वर्णमंडल क्या है। तो वर्णमंडल क्या है? प्रकाशमान जो सतह होती है उसके जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सूर्य की वह सतह जिसमें प्रकाशमान दिखाई नहीं देती, वो क्या कहलाता है? क्रोमोस्फेयर कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो सूर्य का जो वायुमंडल होता है उस सतह के जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें वो दीप्तमान नहीं दिखाई देती, प्रकाशमान नहीं दिखाई देती। अच्छा, प्रकाशमान दिखाई नहीं देती तो कौन से कलर की दिखाई देती है? तो वो लाल कलर की दिखाई देती है, रेड कलर होता है इसका। क्वेश्चन ये आता है कि वर्णमंडल का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, अगली बात, ये दोनों आपको समझ में आ गया। प्रकाश मंडल आपको समझ में आ गया, फोटोस्फीयर। वर्णमंडल आपको क्रोमोस्फीयर समझ में आ गया। तीसरी बात होती है, क्या होता है जब सूर्य वो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस समय क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण लग गया, तो सूर्य ग्रहण क्या हो गया? जब मान लो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है? पूरा सूर्य चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है और सूर्य के आसपास एक ज्वाला जैसी दिखाई देती है। सूर्य के आसपास क्या दिखाई देती है? ऐसे ऐसे एक ज्वाला जैसी दिखाई देती है, जलता हुआ भाग हमें दिखाई देता है, एक रिंग के समान जो दिखाई देता है। किस प्रकार दिखाई देता है? एक रिंग के समान दिखाई देता है, गोल घेरे के समान हमें दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय एक रिंग के समान दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है सूर्य किरीट। क्या बोला जाता है? सूर्य किरीट बोला जाता है। सूर्य किरीट बोला जाता है। जलते हुए भाग को क्या बोला जाता है? सूर्य किरीट बोला जाता है। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। कोरोना बोला जाता है। अब ये बीमारी वाला कोरोना नहीं होता, ये सूर्य वाला कोरोना होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का रिंग जैसा भाग या गोले के समान दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप न्यूज़ चैनल चालू करना, न्यूज़ चैनल में सूर्य ग्रहण के बारे में बताते रहते हैं।
तो उस न्यूज़ चैनल वाले जो एंकर होते हैं वो हमेशा बार बार कहते हैं कि हम लोगों की आपसे बहुत गुजारिश है, सूर्य को आप आँखों से डायरेक्टली ना देखें, सन ग्लासेस का यूज़ करें या फिर किसी काली चीज़ का यूज़ करें जिसमें सूर्य की प्रकाश आपके आँखों पे डायरेक्टली ना पड़े, या फिर हमारे टेलीविज़न पे देखें। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का कोरोना हमें दिखाई देता है वो एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न करता है जिसको बोला जाता है एक्स रे। क्या बोला जाता है? एक्स रे के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से निकलने वाली किरणें कौन सी होती है? तो एक्स रे होती है, एक्स किरणें होती है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है सूर्य किरिट हो जाता है, कोरोना हो जाता है, एक्सरेस हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? सूर्य के जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल बोला जाता है, फोटोस्फीयर बोला जाता है। या फिर सूर्य का वह भाग जो हमें दीप्तमान नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर बोला जाता है। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उसको सूर्य किरिट बोला जाता है या फिर कोरोना बोला जाता है। कोरोना से हमें कौन सी रेस या किरणें प्राप्त होती है? तो एक्स रेस प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन और आता है, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? कोरोना का ही सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आई बात? अगर इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा इनको समझना टफ हो जाता है, क्योंकि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, हम कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, हम सूर्य के पास जाके इसका अध्ययन नहीं कर सकते ना, तो हम कल्पना करते हैं। तो इस कल्पना को मैंने एक सजीव रूप देने का कोशिश किया है। तो मैंने आंतरिक संरचना आप लोगों को पढ़ा दी है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। आज मैंने आप लोगों को बाह्य संरचना या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया सूर्य के बारे में। सूर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम सूर्य की कुछ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ संपर्क स्थापित कर लेते हैं कि पृथ्वी, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पृथ्वी और सूर्य के कुछ संबंधों के बारे में। मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। जो सूर्य होता है उसका चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब ये किसने बताया था कि सूर्य जो होता है वो एक स्थायी है, अपने स्थान पे स्थायी है, और जो पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, और किस पाथ में लगा रही है? एलिप्टिकल पाथ में लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार पाथ में लगा रही है। ये किसने बताया था? ये केपलर के द्वारा बताया गया था। तो केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे, ये भी मैंने पुराने लेक्चर में बता दिया है। तो ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? केपलर के द्वारा दिए गए हैं। और केपलर ने ये बताया था कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, इलिप्टिकल मार्ग में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी कभी तो एक दिन ऐसा आता है पृथ्वी का जो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से मिनिमम दूरी पे होती है, सबसे कम दूरी पे होती है। जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, मतलब कि 15.21 करोड़ किलोमीटर की अधिकतम दूरी होती है। अगर पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी की सूर्य से मिनिमम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी कितनी है, तो वो कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, मतलब कि 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर आपसे वो पूछ ले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी कितनी है, तो लगभग दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर देखा जाए तो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग दूरी है। ठीक है, तो अब जो ये दो स्थितियां उत्पन्न होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी याद आता है। ठीक है, अब ये दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, सबसे अधिक दूरी की स्थिति, सबसे कम दूरी की स्थिति। तो इनको भी कुछ नाम दिया जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसको बोला जाता है अपसोर। क्या बोला जाता है? अपसोर बोला जाता है। एपी हेलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीहेलियन बोला जाता है, अपसोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीहेलियन या अपसोर के नाम से इसको जाना जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम से कम होती है, मिनिमम होती है, तो उसको बोला जाता है उपसोर। क्या बोला जाता है? उपसोर बोला जाता है। पेरीहेलियन के नाम से इसको जाना जाता है, पेरीहेलियन के नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं, एपीहेलियन बोला जाता है। जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से कम होती है, मिनिमम होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है, पेरीहेलियन बोला जाता है। ठीक है सर, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये स्थिति उत्पन्न होती है 4 जुलाई के दिन। कौन सी स्थिति? अपसौर वाली स्थिति किस दिन उत्पन्न होती है? 4 जुलाई के दिन उत्पन्न होती है। तथा उपसौर वाली स्थिति 3 जनवरी के दिन उत्पन्न होती है। कितनी जनवरी के दिन? 3 जनवरी के दिन उपसौर वाली स्थिति उत्पन्न होती है। पेरीहेलियन आता है 3 जनवरी के दिन, और एपीहेलियन आता है कितने उस टाइम पे? 4 जुलाई के दिन आता है। ठीक है, अब ये बताइए सर हम इसको याद कैसे रहे? आपने तो बता दिया कि सर ऐसा ऐसा होता है, आपने ये भी बता दिया कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है, लेकिन हम इसको याद कैसे रखें? देखो, जब किसी व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा होती है, वैल्यू मतलब कि इज्जत ज़्यादा होती है, उसके पास धन ज़्यादा होता है उसकी, तो यहाँ पे किसके पास ज़्यादा है? 15.21 में ज़्यादा है कि 14.70 ज़्यादा है? 15.21 ज़्यादा है ना, तो इसकी क्या हो गई? वैल्यू ज़्यादा हो गई। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो इसको क्या होगा? पहला स्थान दिया जाएगा। क्या होगा? पहला स्थान दिया जाएगा। भैया आइए, पहली कुर्सी दी जाएगी, सर बैठिए, अवभगत की जाएगी। तो जिसके पास ज़्यादा, उसका स्थान ज़्यादा, मतलब कि उसको पहला स्थान दिया जाएगा। और आ किस में आता है? आपने अनार आम देखे थे, अनार का, आम का, इमली का, तो उसमें क्या होता है? जो ज़्यादा सबसे पहला कौन आता है? अपसौर आता है ना, आ आता है ना अनार का। तो सब जिसकी वैल्यू ज़्यादा तो उसका स्थान पहला, तो अपसौर पहले आ जाएगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही रखेंगे। एपीहेलियन ए कितने पहले आता है? सबसे पहले ए आता है ना, तो सबसे पहला स्थान किसका? ए आ जाता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको स्थान पहला दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू को कम करना है, किसी पद की वैल्यू को भी कम करना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें उप लगा देंगे। जैसे कि राष्ट्रपति होता है, उसकी वैल्यू कम करेंगे तो उससे छोटा कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति हो जाता है। प्रधानमंत्री होता है, उसकी वैल्यू को कम करेंगे तो उप प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगर अध्यक्ष होता है तो उसकी वैल्यू को कम करेंगे तो उपाध्यक्ष हो जाता है। उसी तरह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि ये 14.70 है, तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें उप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? उप लगा देंगे, और इसको बोल देंगे उपसौर। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होगी तो उसको बोले जाएंगे उपसौर। अब भैया कम दूरी है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये बाद में आएगा, तो इसको बोलेंगे पेरीहेलियन। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। चलो सर, ये तो हमें याद हो गया, लेकिन तारीख कैसे याद रखें? तो दोस्तों आपको ये तारीख याद रखनी है, 4 जुलाई और 3 जनवरी। अब किस दिन कौन सा वो होता है? पेरीहेलियन होता है या फिर एपीहेलियन होता है, ये अपने को याद रखना है कि किस दिन पेरीहेलियन होता है और किस दिन एपीहेलियन होता है। तो अपने को इसके लिए भी एक ट्रिक है। भैया जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे आते हैं? देर से आते हैं ना, तो पहले कौन, बाद में कौन आएगा? 4 जुलाई आता है ना, तो देर से कौन आता है? 4 जुलाई। और बड़े लोग आते हैं, वो भी किसी भी प्रोग्राम में अगर आप शाहरुख खान को बुलाओगे तो वो थोड़ा आराम से आएगा। कोई भी नेता होता है वो बहुत आराम से आता है, थोड़ा देर लगा देता है, लेकिन कार्यकर्ता तो पहले ही पहुंच जाते हैं ना। तो इसकी वैल्यू कम है तो ये पहले पहुंच जाएगा, मतलब कि 3 जनवरी के दिन आ जाएगा। तो जिसकी वैल्यू कम, जिसकी दूरी कम, वो 3 जनवरी के दिन आ जाता है, मतलब कि उपसौर जो होता है 3 जनवरी के दिन हो जाता है। पेरीहेलियन जो होता है 3 जनवरी के दिन हो जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी दूरी ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी दूरी ज़्यादा, तो ये क्या होगा? बाद में आएगा, 4 जुलाई के दिन आएगा। कितनी जुलाई को? 4 जुलाई के दिन आएगा। याद रखना, जनवरी में भी जे आता है, जुलाई में भी जे आता है, तो 4 जुलाई के दिन होगा अपसौर, 4 जनवरी के दिन होगा उपसौर। ठीक है, याद रखना। अब सर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सबसे अधिक दूरी जब सूर्य की इस पे होती है तो सर हमें यहाँ पे गर्मी क्यों होती है, और सबसे जब पास पृथ्वी होती है तो सर यहाँ पे ठंडी क्यों होती है? 4 जनवरी के दिन हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है? सूर्य से दूरी का हमारे मौसम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों अभी हमने अपसौर और उपसौर की स्थिति के बारे में देखा, एपीहेलियन और पेरीहेलियन के बारे में देखा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर एपीहेलियन जो होता है, अपसौर जो होता है 4 जुलाई के दिन हो जाता है, जिसमें क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है अधिकतम होती है, अधिकतम दूरी होती है। लेकिन जो पेरीहेलियन होता है वो 3 जनवरी के दिन होता है, और उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मिनिमम होती है, कम से कम होती है।
तो 4 जनवरी के दिन हमारे यहाँ ठंड क्यों पड़ती है? जब सूर्य हमारे पास में होता है पृथ्वी के, तो हमारे यहाँ तो गर्मी होनी चाहिए ना। और 4 जुलाई के दिन हमारे यहाँ गर्मी क्यों रहती है? जबकि सूर्य बहुत दूरी पे स्थित होता है, तो हमारे यहाँ ठंडी होनी चाहिए ना। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सूर्य की दूरी का पृथ्वी पे मौसम से संबंधित कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सूर्य जो होता है, जब किसी स्थान पर सूर्य सीधा चमकता है तो वहाँ पे गर्मी होती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी चमकती है, मतलब कि तिरछी आती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये पृथ्वी है अपनी, ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये बीच वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस बीच वाली भाग को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब हमेशा ऐसे तिरछा बना होता है। कैसा बना होता है? ऐसे तिरछा बना होता है हमारा ग्लोब। आप लोगों ने कभी स्कूल में देखा होगा, तो ऐसा कुछ बना होता है ग्लोब। क्यों बना होता है ग्लोब तिरछा? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किस लिए झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिससे क्या होता है, जैसे कि ये जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप स्थित है, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप स्थित है, यहाँ पे उत्तर अमेरिका महाद्वीप स्थित है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप स्थित है और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ये अपने को पता है। तो उत्तर अमेरिका, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा देश कहाँ पे स्थित है? एशिया में स्थित है। एशिया में स्थित होने के कारण मतलब कि वो भारत जो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित होने के कारण क्या, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध मतलब कि ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। अब 4 जुलाई के समय क्या होता है, पृथ्वी की जो स्थिति होती है इस तरह की होती है। पृथ्वी की जो स्थिति होती है इस तरह की होती है। उस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, कौन से गोलार्ध पर? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है। तो भारत देश यहाँ पे स्थित है, तो भारत में भी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जुलाई में सीधे पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, भारत में गर्मियों के दिन होते हैं जुलाई में। ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे भी ऐसे रहेगी पृथ्वी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचेगी। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है ये यहाँ आ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब इस समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पे सीधे ना गिरते हुए कहाँ पे गिरता है? दक्षिणी गोलार्ध पे सीधे गिरता है। कहाँ पे गिरता है? दक्षिणी गोलार्ध पे सीधे गिरता है। और उत्तरी गोलार्ध पे कैसे चमकता है? तिरछा चमकता है, तिरछा गिरता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध पे सर्दियों की ऋतु चालू हो जाती है, ठंडियों के दिन चालू हो जाते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होते हैं, गर्मियों के दिन चालू हो जाते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से देश है? अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, तथा कौन सा एक और देश है, अपना कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और देश में क्या होता है कि सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? तो जनवरी के महीने में सबसे अधिक गर्मी लगती है। अब जनवरी और दिसंबर का जो महीना आता है आसपास ही होता है। तो 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। एक फेस्टिवल आता है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस जिसको बोलते हैं। हम लोग गाते हैं सेंटा क्लॉज के लिए जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल बेल, ऐसा कुछ गाते हैं। तो 25 दिसंबर के दिन जब क्रिसमस आता है, और ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस बनाया जाता है तो वो कौन सी ऋतु में बनाया जाता है? गर्मियों की ऋतु में बनाया जाता है। क्वेश्चन ये आया है एक बार कि किस देश में गर्मियों की ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। बाकी अफ्रीका में मनाया जाता है लेकिन इतना माना नहीं जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है। थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब। तो जनवरी और दिसंबर आसपास की डेट होती है। तो गर्मियों के दिनों में कौन से देश में क्रिसमस मनाया जाता है? तो अपने को याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया? सूर्य से दूरी के लिए अगर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सूर्य से दूरी
कोई जिम्मेदार नहीं होती कि ठंडियों की ऋतु कब होगी और गर्मियों की ऋतु कब होगी। सूर्य पे दूरी पे डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड करता है? प्रकाश के सीधे चमकने पे डिपेंड करता है, तिरछे चमकने पे भी डिपेंड करता है। जहाँ सीधा चमका वहाँ पे क्या होगा? गर्मियों की ऋतु होगी। जहाँ पे क्या होगा? तिरछा चमका वहाँ पे क्या होगी? सर्दियों की ऋतु होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़। पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कुछ बातें चल रही थी कि पृथ्वी और सूर्य में क्या संबंध है, इनके बीच की दूरी का संबंध हम बता रहे थे। तो ये सब बातें चल रही थी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। लेकिन इसके बीच में ये मैं वीडियो बना के फिर से डाल रहा हूँ बीच में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सूर्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो से हम अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य से रिलेटेड कुछ बातें अभी और बाकी है जो इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद फिर से चालू हो जाएगी। कुछ 8-10 लाइन छोड़ दीजिए अपने नोट्स में, आप वहाँ से कंटिन्यू कर लेना, फिर इसके बाद में ये वीडियो उतार देना। ठीक है, तो हम कुछ स्पेस एजेंसियों के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम, इसरो के बारे में पढ़ेंगे और हम नासा के बारे में पढ़ेंगे, जो सूर्य से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसरो से। तो इसरो जो है भारत सरकार द्वारा पोषित एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि भारतीय गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है। भारतीय गवर्नमेंट जिसके लिए बजट तैयार करती है। ठीक है, तो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बजट तैयार करने के बाद इसको क्या होता है, इसके सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसरो के बारे में पढ़ना। तो इसरो जो है, इसरो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवेज की जितने भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम में, एसएससी की एग्ज़ाम में, इन सब चीज़ों में ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। मतलब अगर इसरो से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इस क्वेश्चन को पूछ ले। तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, उस दिन इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त। लेकिन कब की गई थी? 1969 में इसकी स्थापना की थी। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जब स्थापना की गई थी तो इसका पहला कोई अध्यक्ष बनाया गया होगा, इसका कोई हेड बनाया गया। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था इसका? विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम हेड बनाए गए थे। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसका क्या हेड बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था? विक्रम साराभाई को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। मुख्यालय मतलब कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है इसका? तो इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, कैपिटल है कर्नाटका की, जो कि कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु में ही क्या है? इसरो का क्या है? मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, प्रेजेंट में कौन अध्यक्ष है इसके? प्रेजेंट में जो हेड हैं वो कौन है? तो उनका नाम है के सिवन वर्तमान अध्यक्ष है। अब वर्तमान में कब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ मैं? अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप 3 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। मान लो इनका रिटायरमेंट हो गया तो ये चेंज हो जाएंगे, या फिर इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ये चेंज हो जाएंगे, या फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से तो ये कोई दूसरा बन जाएगा, तो उसको चेक कर जाइएगा। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? के सिवन इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसरो द्वारा सूर्य से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? सूर्य के कोरोना, मैंने बताया था सूर्य का वो दीप्तमान भाग जो हमें दिखाई देता है, प्रकाशमान दिखाई देता है, दीप्तमान दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। एक वो भाग हो जाता है। एक भाग वो होता है जो कि अंतरिक्ष में हमें दिखाई नहीं देता, जो उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसको बोलते हैं हम वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग रिंग के समान दिखाई देता है, किसके समान? एक रिंग के समान, एक गोले के समान हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, जिससे हमें एक्स रेज प्राप्त होती थी, एक्स किरणें प्राप्त होती थी।
तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, किसका, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आदित्य L1 नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक सैटेलाइट बनाया जा रहा है जिसको 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 2022 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसको किस लिए लॉन्च करेगा, किसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो उसका नाम बताएंगे हम आदित्य L1। क्या नाम बताएंगे, आदित्य L1 नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आदित्य L1 क्या है, तो इसरो द्वारा चलाया गया एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है। आदित्य L1 द्वारा किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आदित्य L1 द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसरो से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम इसका फुल फॉर्म बता देंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम हेड कौन बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो उनका नाम है विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो K. इसके वर्तमान अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। इसरो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसरो के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है जानने के लिए कि सतीश धवन केंद्र कहाँ पे स्थित है, GSLV क्या है, PSLV क्या है, चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2, ये सब चीज़ों के बारे में मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बना दूंगा इसरो से संबंधित। तो आपको पूरी सारी जानकारी, जितने भी अभी प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो वर्तमान में जो चल रहे हैं और जितने भी भविष्य में चलाए जाने वाले प्रोग्राम हैं जिनके बारे में इसरो ने घोषणाएं कर दी है, उसके बारे में आपको लोगों को उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा इसरो का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात, इसरो की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं नासा के बारे में पढ़ना। नासा विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी क्यों है नासा, क्योंकि इसका जो बजट होता है उसकी अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। नासा किसके द्वारा चलाया जाता है, अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। USA के द्वारा नासा को बजट प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसकी स्पेस एजेंसी है तो उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा जो है किसके द्वारा चलाई जाती है, USA के द्वारा। USA की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, नासा। अब इसका पूरा नाम, सबसे पहले इसका पूरा नाम देखेंगे तो स्पेस, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। इसका नाम पूरा ध्यान रखना, इसका बहुत ही ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नासा का पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब नासा के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है पंच, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है ट्रेसर्स। क्या नाम है, ट्रेसर्स इसका नाम है, और एक प्रोग्राम है पंच। अब पंच और जो ट्रेसर्स नाम के जो नासा के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो क्या करेंगे, कोरोना का अध्ययन करेंगे, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। और ये प्रोग्राम भी 2022 में लॉन्च किए जाएंगे। कब किए जाएंगे, 2022 में इनका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा इनको लॉन्च किया जाएगा। किसका अध्ययन करेंगे, कोरोना का अध्ययन करेंगे। क्या क्या नाम है, पंच नाम है और ट्रेसर्स नाम है। तो ये पंच एक नाम नहीं है, इसकी भी फुल फॉर्म होती है, ट्रेसर्स की भी एक फुल फॉर्म होती है, लेकिन वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा देश का प्रोग्राम नहीं है। बस इतना सा पूछा जाएगा कि पंच क्या है, पंच क्या है, तो नासा के द्वारा चलाया जाने वाला एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है। ट्रेसर्स क्या है, नासा के द्वारा चलाए जाने वाले एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है। ये दोनों क्या करेंगे, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक प्रोग्राम और चलाया जा रहा है नासा के द्वारा। कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है सनराइज। क्या नाम है, जिसका नाम क्या है, सनराइज नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाएगा, सौर कण तूफानों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, सौर कण तूफानों। मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था संवहन मंडल के बारे में कि जो तीसरी जो परत थी आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना में मैंने तीसरी परत के बारे में बताया था, संवहन मंडल के बारे में बताया था, जहाँ पे सौर कणों का तूफान आता है।
और तूफान कभी कभी क्या होता है, सूर्य से बाहर निकल जाता है, सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, अंतरिक्ष में पहुँच जाता है, और कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने से पृथ्वी के अंदर आ जाता है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमें दिखाई देता है, एक रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में बता दिया है, आप प्लीज़ उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सनराइज जो है प्रोग्राम सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? नासा के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा कि लिविंग विथ अ स्टार प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? लिविंग विथ अ स्टार प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है? तो लिविंग विथ अ स्टार प्रोग्राम नासा के द्वारा चलाया गया है। इनका कहना है कि सूर्य के सबसे करीब जाकर ये सूर्य का अध्ययन करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? लिविंग विथ अ स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत सूर्य के सबसे करीब जाकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये सूर्य के सबसे करीब चले जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमारे हनुमान जी सूर्य के पास जाके सूर्य को निगल भी गए थे और उसको वापस से छोड़ दिया उन्होंने, उनको ये पता ही नहीं। आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी ना, उसमें एक चौपाई आती है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। मतलब कि एक मधुर फल, मतलब मीठा फल जान के उसको आपने निगल लिया था, है ना। तो भैया ये हो गई पुरानी बात। अभी की बात करें तो इसरो मतलब नासा के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें वो सूर्य के सबसे करीब चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये इतनी सी जानकारी जो थी मैं बता रहा था आप लोगों को, ये स्पेस से रिलेटेड कुछ जानकारी ये पूछ ली जाती है, करंट अफेयर्स में भी पूछ ली जाती है, कुछ प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम अभी से नहीं चल रहा है, 2012-13 से चल रहा है और ये 25-26 तक भी चलेगा। ठीक है, तो ये करंट की न्यूज़ भी कहलाती है, इसको पुरानी न्यूज़ भी बोल सकते हैं हम लोग। ये जो प्रोग्राम 2022 में जो लॉन्च होने वाला है ये करंट की न्यूज़ कहलाएगी, है ना। सनराइज प्रोग्राम भी बहुत टाइम से चल रहा है, 2018 से चल रहा है, लेकिन 2025-26 तक चलेगा ये प्रोग्राम, तो ये पुराने नहीं होते ये प्रोग्राम। ठीक है, आदित्य L1 प्रोग्राम के बारे में भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है? कोरोना का अध्ययन करने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड कुछ बातें को और जान लेते हैं जो हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम पृथ्वी और सूर्य से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवेज की सभी एग्ज़ाम्स, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और व्यापम और अन्य जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो आइए देखिए, जो आयतन होता है सूर्य का, जो आयतन होता है पृथ्वी, मतलब आयतन मतलब कि वॉल्यूम, जो सूर्य का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, पृथ्वी के आयतन से कितना ज़्यादा अधिक होता है? 13 लाख गुना ज़्यादा अधिक होता है। मतलब कि ऐसे 13 लाख पृथ्वियाँ सूर्य में समा सकते, इतना ज़्यादा बड़ा होता है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, अगला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जैसे कि पृथ्वी के पास से कोई भी वस्तु गुजर रही है, अगर वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स में आ गई तो वो अपने इधर खींचने लगेगी उसको। ठीक है, अपने साइड खींचने लगेगी। हम कोई सी भी वस्तु अगर ऊपर से गिराते तो नीचे की साइड गिरने लगती, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जितना पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है ना, उससे 28 गुना अधिक ग्रेविटेशन फोर्स होता है सूर्य में। कितना होता है? 28 गुना अधिक ग्रेविटेशन फोर्स होता है सूर्य में। ठीक है, किससे? पृथ्वी से 28 गुना। अगर घूर्णन अवधि की बात करें, अपने ही स्थान पर घूमना, इसको बोला जाता है घूर्णन। अपने ही स्थान पे ऐसे घूमना। हमारा जो सूर्य है 2 प्रकार की गति करता है। ठीक है, एक गति होती है जो उसके आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, दूसरी गति होती है वो अपने ही अक्ष पे घूमता है। अब हमारा जो सूर्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी घूर्णन अवधि को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो आंतरिक भाग की घूर्णन अवधि और एक बाहरी भाग की घूर्णन अवधि। तो आंतरिक भाग जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, वो अपनी घूर्णन अवधि 25 दिनों में पूरी कर लेता है। मतलब कि अपने स्थान पे 25 दिनों में घूम जाता है। लेकिन जो बाहरी भाग होता है, जिसको हम फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं, वो अपना स्थान पे कितने दिनों में घूमता है? 35 दिनों में घूमता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अगली स्थिति होती है पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? मतलब कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य के किस भाग से प्रकाश निकलता है?
मैंने आप लोगों को बताया था विकिरण मंडल से प्रकाश निकलता है, प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती है, कौन सा, विकिरण मंडल या फिर रेडिएशन जोन से निकलती है। ठीक है, तो वहाँ से जब प्रकाश चलना प्रारंभ करता है तो वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँच जाता है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी पर वो कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें सेकंड में तो कितने सेकंड आते हैं, लगभग 500 सेकंड में आता है। कितने, लगभग 500 सेकंड में आता है। अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी की दूरी सूर्य से समान नहीं होती। जैसे कि मैंने अपसोर और उपसोर के बारे में बताया, एपीहेलियन और पेरीहेलियन के बारे में बताया, तो पृथ्वी की जो दूरी है असमान रहती है, लेकिन लगभग 500 सेकंड में वो पहुंच जाता है। ठीक है, अगला आता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब भैया 500 सेकंड में तो पहुंच जाता, तो मतलब कि उसकी चाल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन एनटीपीसी और रेलवेज की और एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया बताइए प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। सॉरी 3 लाख किलोमीटर। कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होती है किसकी होती है, प्रकाश की चाल होती है। और वो प्रकाश विकिरण मंडल से निकल के हमारी पृथ्वी पर कितने, 500 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, अब होता है एक प्रकाश वर्ष। अब मैंने बताया था आप लोगों को जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, उस वो किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट होती है, वो दूरी की इकाई होती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। कितना, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारसेक। जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, पारसेक होती है। और ये भी पूछा जाता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं या लाइट ईयर होते हैं। अब इंग्लिश में भी पारसेक को पारसेक ही बोला जाता है, हिंदी में भी पारसेक ही बोला जाता है। ठीक है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, पारसेक होती है। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, कितना लाइट ईयर होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनको समझाने लायक कुछ नहीं था, बस इनको आपको रटना है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, सिंपल सी बात है, इनको 8-10 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, रटा जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अपने को ये सब चीज़ें याद रखना है। अच्छा चलो, आज की क्लास यहीं पे क्लोज कर देते। कल से हम ग्रहों पे आ जाएंगे, ग्रह पढ़ने लगेंगे, सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में पता कर लेंगे, फिर एक एक करके हम सारे ग्रह उठा लेंगे, उसके बाद हम अपनी पृथ्वी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं रेगुलर आपको एक अच्छी क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।